हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। वी आर डिस्कसिंग FST 18 और फर्स्ट पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, साइन ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस ओवर साइन एक्स इन -π/2 to 0 एंड इन 0 to π/2 इट इज समथिंग एल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पूछे जा रहे हैं ए ऑप्शंस में -π/2, 0 इंटरवल के लिए। तो अगर आप उस इंटरवल के लिए fx देखो तो fx इज गिवन एज साइन ओवर cos x प्लस cos ओवर sin x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो f डैश x इज इक्वल टू cos ओवर cos x और इनटू माइनस sin x। ठीक है, cos ओवर sin x का डिफरेंशिएशन किया, माइनस sin ओवर sin x इनटू cos x। ठीक है, अब -π/2 से 0 वाले इंटरवल में केवल बात करनी है हमें। तो -π/2 से 0 के बीच देखो ये क्वांटिटी कैसी होगी, 0 और 1 के बीच, और 0 और 1 के ऊपर जब cos लगेगा तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, x अगर हमारा -π/2 से 0 है तो sin x निगेटिव होगा, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इधर देखो ये एक्सप्रेशन sin x उस इंटरवल के लिए निगेटिव, -1 से 0 के बीच, और उसके ऊपर साइन, तो मतलब अभी भी निगेटिव। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निगेटिव। cos x इस इंटरवल में, cos x यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल देखो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये निगेटिव इनटू पॉजिटिव, मतलब निगेटिव रहा, लेकिन यहां माइनस साइन भी है, तो ओवरऑल कैसा हो गया, ओवरऑल प्लस हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि f डैश x आपका कैसा है, f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो लगातार इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। मिनिमम वैल्यू कहां बनेगी, -π/2 पे, मैक्सिमम वैल्यू कहां बनेगी, 0 पे। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया आपका। बी ऑप्शन, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये भी आप निकाल ही सकते हो यहीं से, है ना। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं। देयर एग्जैक्टली वन इंटीजर इन दिस इंटरवल फॉर विच fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास देखो f0 कितना है, f0 कौन सी डेफिनेशन में f0 इंक्लूडेड है, ऊपर वाली। तो f0 की वैल्यू कितनी है, साइन ओवर 1 प्लस cos ओवर 0 मतलब 1, यही है ना f0 की वैल्यू। और दूसरी चीज क्या कही गई है कि f ऑफ 0 जो है मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जब हम उसके आगे जाएंगे, ठीक है, उसके जस्ट आगे वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, हमें कुछ ऐसा चाहिए f ऑफ 0 प्लस, ठीक है, शुड बी लेस देन f ऑफ 0। ठीक है, तो आपको यहां साइन 1 प्लस 1, ठीक, और f0 प्लस आपका जस्ट उससे कुछ छोटा हो। तो f0 प्लस की बात अगर हम करें तो f0 प्लस कुछ कैसा होगा, साइन a प्लस 1 की तरीके का, है ना। तो अच्छा, ये अगर बराबर भी हो जाए तब भी चलता है। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, जस्ट उसके आगे लगभग उसी को लिमिट टेंड कर रही हो, ऐसा केस। ठीक है, तो f0 प्लस भी तो इसी क्वांटिटी को बोलेंगे। ठीक है, तो अगर साइन a प्लस 1 आपका लेस देन और इक्वल टू साइन 1 प्लस 1 हो तो इसके लिए आपको सीधा दिख रहा है कि a आपका 1 हो जाए, तो सी ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 1 के लिए ये पॉसिबल है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। डी ऑप्शन में आपका 0 से पाई वाला इंटरवल है, और 0 से पाई वाले इंटरवल में देखना है कि ऐसा कैसे कैसे हो पाएगा। तो अब यहां पे थोड़ा सा देखो, 0 से पाई में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, 1, 2 और 3, तीनों को चेक कर लो। देखो साइन 1 के कंपैरिजन में 1 तो चेक हो ही चुका है कि 1 सोल्यूशन होगा ही होगा। साइन 2 को चेक कर ले और साइन 3 को, मतलब एक ही जगह 2 और 3 इन दोनों को चेक कर ले। तो देखो क्या आएगा, अगर साइन का ग्राफ देखें तो हमारे पास देखो 1 यहां कहीं, 2 कुछ π/2 के बाद आएगा, और 3 यहां कहीं मान लो। ठीक है, ये π/2 है ना, सही बात, ये π/2 है। 3 यहां कहीं आएगा, यहां कहीं 3 होगा। ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग 2, देखो 1.57 था π/2, उससे इधर 0.43 शिफ्ट होने पे 2 आ जाएगा, और इधर हमें 0.57 शिफ्ट होना पड़ेगा तब 1 पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इधर 0.43 जा रहे हैं, तो यहां पे डिक्रीमेंट कम हुआ होगा और यहां पे डिक्रीमेंट ज्यादा हुआ होगा, और इसलिए हमने दिखाया कि 1 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट, मतलब साइन 1 इज लेस देन साइन 2। ठीक है, तो और इसी तरीके से साइन 1 इज लेस देन साइन 2, ये बात ठीक है। और साइन 3 ये सबसे छोटा है, तो अगर आप a की जगह 2 रखते हो तो आप सोचो साइन 2 प्लस 1 बनेगा ना, और साइन 2 प्लस 1 इस क्वांटिटी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइन 1 से बड़ा है साइन 2।
ठीक है। लेकिन अगर आप a की जगह 3 रखते हो तो दैट विल बी ओके, बिकॉज साइन 3 आपका कैसा है, साइन 1 से छोटा है, इसलिए आपके पास ए बी सी और डी ये सारे ही ऑप्शंस यहां से करेक्ट आ जा रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया है, पेपर बहुत सही था इस बार का। एफ एक्स सॉरी आई एन है, आई एन इज इक्वल टू कुछ गिवन है हमें n से 2n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ना, हाँ, रेज टू पावर इंटीजर पार्ट ऑफ x dx। तो हमने क्या बताया था कि कभी भी ऐसा केस हो फ्रैक्शनल पार्ट वाला तो आप उसे अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट है या फिर इंटीग्रल पार्ट अगर है तो आप क्या करोगे, n से n+1 एक इंटरवल लोगे और इस इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी गिवन एज x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x एंड इंटीजर पार्ट ऑफ x फॉर दिस इंटरवल। जब x आपका n और n+1 के बीच वेरी कर रहा है तो इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होगा, n होगा, की पावर में n, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो n+1 और n+2 के बीच अगर देखें तो x माइनस n रेज टू पावर n+1 प्लस देखो n+2 से n+3 के बीच यहां पे n नहीं आएगा, x माइनस n+1, ठीक है, x माइनस n+2 यहां पे आ जाएगा और रेज टू पावर n+2 एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी कहानी। अब हमने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने पे क्या बनेगा, तो इंटीग्रेशन करने पे देखो दिस इज x माइनस n की पावर n+1 अपॉन n+1, कहां से कहां तक, n से n+1, प्लस यहां देखो x माइनस n+1 की पावर में n+2, ठीक है, अपॉन n+2, ठीक है, ये कहां से कहां तक, n+1 से n+2 और ऐसे ही करके आपके पास सारी टर्म्स आती जाएंगी। अब आप देखिए यहां से क्या बनेगा, जब आप n+1 रखोगे तो 1 अपॉन n+1, x की जगह आप रख रहे हो, और जब n रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आपको यहां से क्या मिला, 1 अपॉन n+1, ठीक है। फिर आप सिमिलरली यहां से देखो, यहां से कितना बन रहा है, 1 अपॉन n+2 और ऐसे ही लास्ट टर्म हमारे पास कितनी बन जाएगी, 1 अपॉन यहां n+1 n+2 तो लास्ट वाले में 1 अपॉन 2n। ये आपका in आ रहा है, ठीक है। अब in के बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं करना है in क्या है, हमें उसकी लिमिट निकालनी है और उसके अलावा in पे कमेंट करना है कि उस 1 से 2 के बीच है या फिर 1 से छोटा है, इस बारे में। तो हाफ से बड़ा होगा ये आप डायरेक्ट कह सकते हो, क्योंकि अगर आप सैंडविच वगैरह इस तरीके की चीजें यूज किए ही हो, आप कह सकते हो ना कि अगर सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर ले लो, मतलब हम अगर ऐसे लिखना चाहें कि 1 अपॉन n+1 की जगह अगर 1/2n रहा होता, सिर्फ इसको और इसको कंपेयर करो तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इसके कंपैरिजन में भी 1/2n छोटा होता। हर एक टर्म को क्या किया हमने, हर एक टर्म जो यहां पे इस सीरीज में था उसे लेने की जगह पे हमने क्या किया, हमने 1/2n लिया, तो जो सम आएगा, ठीक है, वो हाफ आएगा, लेकिन जो एक्चुअल सीरीज थी वो इस सीरीज से तो बड़ी है ना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि ये हाफ है और जो हमें सीरीज पता करनी है वो हाफ से तो ज्यादा ही थी, ये बात ठीक है। तो आपके पास ये चीज निकल करके आ गई कि दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, हाफ से बड़ा है, ये बात हो गई। अब बाकी हम बात करते हैं, लेकिन हमें ए ऑप्शन में कहा गया था 1 से छोटा और बी ऑप्शन कह रहा था 1 से बड़ा, ठीक है। तो देखो इसको भी अगर हम बी इसमें देखते हैं कि बड़े वाले टर्म्स के बारे में, ठीक है, तो बड़े वाले टर्म्स के बारे में अपन कैसे सोच सकते हैं, सबसे छोटी वाली चीज को अगर हम देखें, जैसे यहां पे हमने सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर लिया है, सबसे छोटा वाला डिनोमिनेटर अगर हम लेते, ठीक है, तो हमारे पास टर्म कैसी बनती, 1 अपॉन n, ये भी 1 अपॉन n, ठीक है, अप टू 1 अपॉन 2n, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसी चीज को जैसे ये लिखा हमने, वैसे ही हम ये भी लिख सकते थे कि दिस क्वांटिटी 1 अपॉन n+1 स्पेसिफिकली इज 1/n के कंपैरिजन में छोटी होगी, 1 अपॉन n+2 1/n के कंपैरिजन में छोटा होगा, 1 अपॉन 2n 1 अपॉन n के कंपैरिजन में छोटा होगा। तो जब आप ऐड करोगे तो कितनी चीजें हैं यहाँ पे, n चीजें हैं और n टाइम्स 1/n, ये हो गया 1 से छोटा। तो ये जो सीरीज थी in वो 1 से ओवरऑल छोटी थी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर अपन देख लेते हैं सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के बारे में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात की गई है, तो इस तरीके का अगर रहता है तो क्या करते हैं भाई, सिंपल सा है, 1 अपॉन n+r कहा जा रहा था, ठीक है, सिंपल लिमिट नहीं लगेगी, समेशन है, सॉरी।
डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली चीज कि 1/n को अलग कर लो, 1/n को अलग कर लिया हमने और 1 प्लस r/n को x रख देते हैं, 1/n की जगह dx। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका कहां से कहां तक, n से 2n में था ना, सॉरी r कहां से वेरी कर रहा है, r आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर के, ठीक है, r आपका 1 से लेकर के यहां पे अगर अपन देखें कैसे लिखेंगे, 1 से लेके n तक, हाँ r आपका 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, तो r 1 से n है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो लिमिट्स क्या डालेंगे हम, लिमिट्स कहां से डालते हैं, r/n की लिमिट्स। तो 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, n/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1। तो आपके पास ये कितना बन गया, 1/1 प्लस x dx, ठीक है। सो दिस इज ln2 और इसलिए आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट इजी क्वेश्चन ही है, जैसा कहा गया है वैसे ही करते जाना है 3D के मैक्सिमम क्वेश्चंस की तरीके से। L1 इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x - 2y + 3z - 2 एंड सम अदर प्लेन, ठीक है। तो हम वो लाइन की इक्वेशन निकाल लें L1 की और इसी तरीके से L2 लाइन की इक्वेशन निकाल लें। कैसे निकालेंगे, तो L1 निकालते हैं सबसे पहले। L1 निकालने के लिए आप देखो, आप क्या करोगे, आपको पता करना पड़ेगा n1 क्रॉस n2, ये लाइन की डायरेक्शन होगी और कैसे निकलेगी वो, i j k, पहले वाले का नॉर्मल 2 - 2 3 और दूसरे वाले का नॉर्मल 1 - 1 1, ठीक है। तो आपके पास आ गया i - 2 + 3 इज 1 माइनस j 2 - 3 -1 प्लस k -2 और इधर से +2 दैट इज 0, यही आ रहा है -2 और +2, ठीक है। j के साथ आ गया 2 - 3 और k के साथ आपके पास आ गया -2 और सॉरी i के साथ -2 और +3, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन की डायरेक्शन हुई। अब लाइन की डायरेक्शन के अलावा क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर लें, तो हमें जो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है 2x - 2y + 3z - 2 = 0 और x - y + z = -1 या फिर ऐसे ही, ठीक। क्या करें, आप y को 0 रख दो। मान लो y को 0 रख दिया तो आपके पास बनेगी क्या इक्वेशन, 2x + 3z = 2 और दूसरा बन गया x + z = -1। यहां से आप x और z निकाल सकते हो। अब आप देखो कि अगर निकालने ही जाएं अपन तो क्या बनेगा, 2x + 2z is -2, so z is 4, ठीक है क्या। z अगर 4 है आपका तो x को क्या होना पड़ेगा, -5। तो आपके पास पॉइंट आ गया -5 0 4। इस पॉइंट से लाइन पास करती है और लाइन की डायरेक्शन इस तरीके की है। इसी तरीके से सिमिलरली आप L2 निकाल लो, ठीक है, ठीक है। L2 भी आप यहां से निकाल लेना, जैसा L1 निकाला है हमने उसी तरीके से आपको L2 भी फाइंड आउट करना है। फिर हमसे कहा क्या जा रहा है, हमें प्लेन P निकालना था और वो एक ऐसा प्लेन है जो कि L1 और L2 दोनों को कंटेन करता है। मान लिया मैंने कि L2 भी कुछ इस तरीके का आ गया, x - x1/a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1। मान लीजिए कुछ इस तरीके का आ गया। L1 और L2 की दोनों की लाइनें आपने लिख ली। L1 तो आपने लिख ही लिया ऑलमोस्ट, लिखी तो यहाँ पे x + 5, ठीक है, अपॉन 1 = y - 0 अपॉन यहाँ j का कोफिशिएंट 1, z - 4 अपॉन यहाँ k का कोफिशिएंट 0। ये आप लिख ही दिया आपने L1। इसी तरीके से आप L2 लिख लेना। फिर क्या करना है आपको, आपको एक प्लेन बनाना था जिस प्लेन में ये दोनों लाइनें कंटेन करती हूं। तो अब ये टिपिकल क्वेश्चन है, प्लेन आप कैसे डिसाइड करते हो। प्लेन के लिए आपको एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ठीक है, और एक पॉइंट चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालें, पॉइंट तो बहुत सारे हैं भाई। अगर इस लाइन को कंटेन करता है तो इसका मतलब -5 0 4 उस प्लेन पे लाई करता होगा, ठीक है। तो उस प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट तो हमें पता है, ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमें, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप खुद ही सोचो, जैसे यही एक प्लेन है, इस प्लेन पे दो लाइनें ऐसे पड़ी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों लाइनों को ये प्लेन जो है कंटेन करता है। तो अगर मुझे कहा जाए कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो आपके पास नॉर्मल वेक्टर आपको आगे निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, एक की डायरेक्शन आपके पास है
1 1 0 और एक की डायरेक्शन यहां से आप निकाल लोगे a1 b1 c1, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, अब आपके पास नॉर्मल वेक्टर आ गया तो और एक पॉइंट -504 है तो आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेन P फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगी वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, प्लेन P इज पैरेलल टू लाइन। अब अगर कोई प्लेन किसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन, अगर सोचो ये प्लेन है और वो प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है ये प्लेन। ठीक है, तो लाइन की जो डायरेक्शन होगी और जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सी ऑप्शन के लिए, सॉरी डी ऑप्शन के लिए आप ये देख सकते हो कि क्या नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन का है और जो लाइन की डायरेक्शन है, ठीक है, क्या उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या। अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय द प्लेन P विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रहे हैं तो प्लेन के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप निकाल सकते हो ना कि कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगा, मतलब z इक्वल टू x और y जब 0 रखोगे तो z वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंदी है, ऑफ कोर्स L1 निकाल रहे हो, L2 निकाल रहे हो और फिर जाकर के कहीं प्लेन डिसाइड हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार प्लेन डिसाइड हो गया तो फिर उसके बाद ऑप्शंस में दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक छोटा क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास fx डिफरेंशिएबल है। अब इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ भी लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है खास। आप देखो 0 पे डिफरेंशिएबल कहा जा रहा है, तो 0 पे डिफरेंशिएबल मतलब LHD RHD एग्जिस्ट करनी चाहिए और आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अब आप देखो जैसे x की पावर में, है ना, मैं RHD लिखता हूं पहले, है ना, RHD मैंने लिखा, ठीक है, 0 पे, तो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h, यही लिखना है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की पावर a साइन रेज टू पावर 1 बाई h माइनस 0 अपॉन, नहीं सॉरी और भी टर्म था ना, प्लस h रेज टू पावर b tan h रेज टू पावर c अपॉन h। ठीक है, इतनी बात ठीक है। आपको सोचो जो a b c की जैसी वैल्यूज दी गई हैं, अगर आप a को 2 रखते हो तो क्या बन जाएगा, h इंटू साइन 1 बाई h। भाई अगर a को 2 रखते हो, या फिर इसको लिख ही लिया मैंने, h रेज टू पावर a माइनस 1 साइन 1 बाई h, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ही ऑफ कोर्स, प्लस h रेज टू पावर b माइनस 1 tan h रेज टू पावर c। तो जब आपका h टेंड्स टू 0 है तो आपका ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा, ये tan h वाली चीज ये तो 0 को टेंड करेगी, प्रोवाइडेड c नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि 1 बाई ये 0 बन रहा था और पावर में कुछ निगेटिव हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए आपका सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने कहा a इज इक्वल टू 1। जब आप a इज इक्वल टू 1 रखते हो तो यहां पे देखो साइन 1 बाई h ही केवल बचता है, और साइन 1 बाई h टेंड्स टू 0, ऑसिलेटिंग हो जाएगा ना साइन इंफिनिटी, और इसलिए ये लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी उस केस में। ठीक है, तो आपका हर एक केस जो बाकी है, a है, b है या फिर d है, इन तीनों ही ऑप्शंस में आपके पास लिमिट्स 0 आएंगी। सब कुछ 0 है, ये भी 0 है हर केस में। ठीक है, यहां पे आपको क्या चाहिए था, आपको यहां पे h की कम से कम 1 2 3 कुछ पावर चाहिए। ठीक है, h निगेटिव नहीं चाहिए, h 0 नहीं चाहिए, कुछ पॉजिटिव पावर h की चाहिए लिमिट को डिफाइन होने के लिए, और दैट इज व्हाई a माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 से काम नहीं चलेगा, a माइनस 1 को मिनिमम 1 होना ही, मतलब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। अब चूंकि उसने कह रखा है कि abc हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसलिए a को हम मिनिमम वैल्यू 2 दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ज्यादा कुछ खास नहीं, इजी क्वेश्चन ही है। fx आपको देखो, fx इज इक्वल टू tan x आप कॉमन ले सकते हो, और आपको दिख रहा है 1 प्लस tan x इंटू tan 2x, और ये टर्म जो अंदर बनी हमारे ब्रैकेट के, ये टर्म हम कहां देखते हैं, 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b वाले फॉर्मूले में। तो वही यूज कर रहे हैं हम कि tan 2x माइनस x इज इक्वल टू tan 2x माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, ठीक है ना, tan x इंटू tan 2x। तो 1 प्लस tan x इंटू tan 2x, ठीक है, 1 प्लस tan x इंटू tan 2x
कैन बी रिप्लेस्ड बाई tan 2x माइनस tan x अपॉन ये नीचे आ जाएगा tan x। ठीक है, अब ये चीज आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास fx क्या बनने लगा है, fx आपका tan x साफ बचा आपके पास 1 प्लस सॉरी tan x साफ बचा आपके पास tan 2x माइनस tan x। ठीक है, अब ये आपका डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, अब आप टर्म्स लिखते जाओ। ठीक है, तो जब आप f ऑफ 2 रेज टू पावर r की बात कर रहे हो ना, तो f ऑफ 2 रेज टू पावर सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया है इसने। ठीक है, तो आप रख दो tan x की जगह पे अपन क्या रख रहे हैं, x की जगह पे तो कुछ भी नहीं है भाई, f ऑफ 2 रेज टू पावर r। ठीक है, तो आप x की जगह 2 रेज टू पावर 0 रखोगे तो क्या आएगा 2 माइनस tan 1। नेक्स्ट जब आप f ऑफ 2 की पावर 1 करोगे तो tan 4 माइनस tan 2, और इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ऑल्दो आप सम करोगे तो देख सकते हो आप, ये आपका tan 2 tan 4 ऐसे कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास समेशन ओवरऑल कितना आएगा, तो 2 रेज टू पावर tan 2 रेज टू पावर n प्लस 1x माइनस tan 1। ठीक है, ये आपका फाइनली समेशन आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू अच्छा g20 ये सब भी चीजें पूछी गई हैं, 2 रेज टू पावर m माइनस 0। तो हाँ ठीक है, C और D ऑप्शंस तो आपके डायरेक्टली क्लियर हो गए। अब fx इज इक्वल टू 1 इसकी बात कर लेते हैं, यहीं पे देख लो, ज्यादा कुछ खास नहीं है। tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व करेंगे, ए ऑप्शन में। ठीक है, ए या बी ऑप्शन में जो भी आना हो आ जाएगा, देख लेंगे अपन। tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान सी चीज, tan 2x को tan x में बदल दो, दिस इज 2 tan x। ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस tan x इज इक्वल टू 1, और यहां से आपके पास एक क्यूबिक निकल आएगी, tan x को t मान लो, है ना, और उस क्यूबिक के रूट्स के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जा रहा है, डिटर्मिनेंट A पॉजिटिव है, I प्लस बी और I माइनस बी आर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस एंड A इज इक्वल टू I प्लस बी इंटू I माइनस बी इनवर्स। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, A इज इक्वल टू I प्लस बी इंटू I माइनस बी इनवर्स। ठीक है, तो अब पूछा क्या जा रहा है, देखिए A इंटू A ट्रांसपोज है ना डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखते हैं अपन A इंटू A ट्रांसपोज करते हैं। A इंटू A ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो A ट्रांसपोज मतलब I प्लस बी I माइनस बी इनवर्स, ये तो आपका A था। अब A ट्रांसपोज मतलब I प्लस बी और I माइनस बी इनवर्स का ट्रांसपोज। तो आपके पास देखो I प्लस बी है, I माइनस बी इनवर्स है, उल्टे ऑर्डर में ब्रेक होता है ना। ठीक है, याद है एक्स वाई का ट्रांसपोज तो वाई टी एक्स टी आता है। ठीक है, तो आपके पास हाँ, तो अब आपके पास देखो यहां से I माइनस बी इनवर्स का ट्रांसपोज ऐसा लिख लिया हमने, और इधर से आएगा आपके पास I प्लस बी का ट्रांसपोज। ओके, ठीक है, अच्छा ये ट्रांसपोज अगर अंदर डाल करके इनवर्स को बाहर ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, स्क्यू सिमेट्रिक, और इस फैक्ट को अब हम यूज करना चाहते हैं। तो दिस इज I प्लस बी, दिस इज I माइनस बी इनवर्स, एंड दिस केस I ट्रांसपोज विल बी I माइनस बी ट्रांसपोज माइनस 1, I प्लस बी ट्रांसपोज, ऐसा बन जाएगा। अब देखो I प्लस बी, I माइनस बी इनवर्स, और यहां से I प्लस बी और यहां से I माइनस बी आपके पास देख सकते हो। अब इसके आगे देखो क्या बोल सकते हो, तो आप यहां से देख सकते हो कि यहां से अब इनको क्लब करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया और बता दिया कि ये I के बराबर आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट होके 1 के बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं हम। यहाँ पे I माइनस बी इनवर्स को I माइनस बी इधर चाहिए होता
ठीक है, तब तो ठीक था, ये दोनों क्लब हो जाते। आई मतलब अगर इसी की जगह पे ये दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते तब तो आई आ जाता, लेकिन अभी फिलहाल आई नहीं आएगा और इसलिए अपना बी ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई के बराबर तो नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे अपन क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बारे में कमेंट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a है ना, तो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a और इसके अलावा a इनवर्स की भी बात की गई है, तो a इनवर्स भी निकाल के देख लिया। a इनवर्स क्या होगा, i माइनस बी इनवर्स का पहले इनवर्स होगा, सही है बात, इसका पहले और इसका बाद में, उल्टे ऑर्डर में इनवर्स होता है। ठीक है, इतनी बात। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, आप यहां से देख सकते हो i माइनस बी इनवर्स का इनवर्स विल बी i माइनस बी एंड हियर इट विल बी i प्लस बी इनवर्स। ठीक है, तो ये भी आपका इसके बराबर तो नहीं आया, तो डी ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक, और क्या, अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में देखो यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ इस फैक्ट को ही यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, इस फैक्ट को ए ट्रांसपोज, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा इस साइड से ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और इस साइड से देखो अगर ये मान लो x था, डिटर्मिनेंट तो मल्टीप्लाई होगा ना, है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट सपोज x था तो इसका डिटर्मिनेंट 1/x, इसका मान लो y था तो इसका 1/y, तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो कितना आएगा, x इंटू वाई इंटू 1/x इंटू 1/y, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज प्लस माइनस 1, और वो भी दिया हुआ है चूंकि कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो आपको 1 के साथ ही कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब बाकी तो आपके फॉर्मूले हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चूंकि 3 क्रॉस 3 था तो 2 क्यूब डिटर्मिनेंट a, यही हो जाता है, 2 रेज टू पावर n बाहर निकलता है। और फिर इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ओवर एडजॉइंट a, सॉरी एडजॉइंट ऑफ, हाँ एडजॉइंट a इतना बोला है, तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n माइनस 1, ये आपके पास फॉर्मूले ही हैं दोनों। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा LMN कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया, बाकी तो सब कुछ स्टैंडर्ड ही था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6, और इसी तरीके से एक और। अब कहा जा रहा है कि इनमें कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट और कब नो सोल्यूशंस होंगे। तो स्टार्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए मैं लिख देता हूं वैल्यूज जो आ रही हैं। डेल्टा इज कमिंग आउट एज माइनस पी, डेल्टा एक्स इज माइनस 2 टाइम्स p माइनस q प्लस 6, डेल्टा y इज माइनस 2p माइनस q प्लस 6 एंड डेल्टा z इज 6 माइनस q। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप चाहते हो कि इसका नो सोल्यूशन रहे, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन पहले बात कर लेते हैं, ज्यादा आसान है। ठीक है, यूनिक के लिए देखिए, यूनिक के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, बस ये डेल्टा नॉन जीरो रहे, डेल्टा अगर नॉन जीरो रहेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो डेल्टा नॉन जीरो दैट मींस p शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बस इतनी चाहिए बात। तो p आपका नॉन जीरो है, q आपका कुछ भी हो जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो p के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बच गए 20, और q के लिए आपके पास कितने बचे 21, तो टोटल कितने हो गए pq के लिए 20 इंटू 21, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए l के लिए आ जाएंगे। फिर m की बात करते हैं, हमें कहा गया नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की सिचुएशन कब आएगी, नो सोल्यूशन मींस कि आप ये चाहोगे कि डेल्टा आपका जीरो हो जाए और कोई एक क्वांटिटी ऐसी रह जाए जो कि नॉन जीरो हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका डेल्टा मतलब p जीरो हो और आपके पास कुछ भी एक क्वांटिटी हो जाए जो कि नॉन जीरो। तो अगर आप p को जीरो रखते हो, ठीक है, तो इधर भी भाई p को जीरो ही रखोगे, और q को आपने 6 रख लिया, p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 6, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में डायरेक्टली हम कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर p इक्वल टू 0 और q नॉट इक्वल टू 6 है तो इसका मतलब डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कम यहाँ पे तो सभी कोई नॉन जीरो हो जाएंगे, लेकिन कम से कम कोई तो नॉन जीरो रहेगा, और अगर कोई भी चीज नॉन जीरो रह गई और इधर हमारे पास जीरो डेल्टा बन चुका है तो हमारे पास नो सोल्यूशन की सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, p शुड नॉट बी जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी ले लो p को, और q को भी ऐसे ही 6 के अलावा कुछ भी
सॉरी p को 0 लेना पड़ेगा, q को तुम्हें 6 के अलावा कुछ भी रखना है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो इनफाइनाइट के लिए आपको सब कुछ 0 चाहिए, और सब कुछ 0 चाहिए इसका मतलब आपको p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 6 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं। तो आप p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 6 रख करके चेक कर लो कि क्या एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ भी रहे हैं या नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, हमने नोट्स में किया है कि अगर p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस 2y प्लस pz मतलब z 0 ही हो गया इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब अगर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, या फिर ऐसे समझो कि ये 3 अलग अलग प्लेन्स हैं, और अगर P1 और P2 के टर्म्स में P3 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस नहीं आएगा। तो n के लिए आपको इस एक सिचुएशन की ही जरूरत है, ये एक सिचुएशन होनी ही चाहिए, और उसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर फैमिली ऑफ प्लेन्स यहां से रिप्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर फैमिली ऑफ प्लेन्स यहां से नहीं आया तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन तो अपने मॉड्यूल का भी है, ठीक है, HLP का है हालांकि, बट ठीक है। fx इंटू एफ इनवर्स एक्स लेस देन एक्स स्क्वायर, ऐसी चीज के बारे में कहा गया है। ठीक, एओडी में ये क्वेश्चन था अपने पास। हमारे पास देखो क्या है, fx और कॉनकेव अपवर्ड है करो, ठीक है, पॉजिटिव भी है तो कॉनकेव अपवर्ड करो बना दिया। ठीक है, तो इसका f इनवर्स x कैसे आएगा, f इनवर्स x मतलब कि कुछ इस तरीके का मिरर इमेज टाइप से है ना, f इनवर्स x मान लो, ठीक है, ये f हो गया हमारा और ये हो गया f इनवर्स। ठीक है, अब कैसे करते हैं, अपन लेते हैं यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसको चेक करते हैं ना। तो हमारे पास है fx इंटू एफ इनवर्स x इज लेस देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको तुम ऐसे ब्रेक करने का कोशिश करो, fx बाई x और इधर x अपॉन एफ इनवर्स x, ठीक है, तो अब fx बाई x जैसी चीज कैसे जनरेट होगी, fx बाई x जैसी चीज कैसे जनरेट होगी, f0 0 है और f1 1 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मतलब क्या था आपका 1 था, जबकि y इज इक्वल टू x वाली लाइन पे fx भी पहुंच रहा था। भाई y इज इक्वल टू x, वो भी 1 पे 1 ही होगा और f1 भी 1 है, तो इसका मतलब कि fx और y इज इक्वल टू x कहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, 1 पे और 0 पे। ये बात ठीक थी। अब देखिए इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, fx अपॉन x ये कहां से जनरेट हो सकता है, स्लोप वाली टर्म है ना। तो आप देखो अगर यहां पे एक पॉइंट लेते हो x कॉमा fx, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा fx बाई x। ठीक है, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर आप इधर मार्क करने जाते तो आपको मिलता x कॉमा एफ इनवर्स x बाई x, तो वही रहेगा ना, y कोऑर्डिनेट बदल करके f इनवर्स x हो जाएगा। और फिर से देखो अगर आप x और f इनवर्स x, यहां पे तो उल्टा है, यहां पे अगर स्लोप के टर्म्स में देखें तो यहां हम चाहते क्या है कि y कोऑर्डिनेट x हो जाए और x कोऑर्डिनेट f इनवर्स x हो जाए। कैसे हो पाएगा, जब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो यहां वाला पॉइंट क्या बनेगा, x और y इंटरचेंज हो जाएंगे, यहां आ जाएगा आपका f इनवर्स x कॉमा x। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि ऐसे केस में हमेशा ये मैं अगर ओरिजिन है ये a ले लेता हूं, ये b और ये c, तो OC का जो स्लोप होगा वो ज्यादा है आपका, x अपॉन एफ इनवर्स x ज्यादा है और fx अपॉन x आपका कम है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन आपका आ गया। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में हमारे पास f डैश एक्स स्क्वायर प्लस fx इंटू एफ डबल डैश एक्स और एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। सारी चीजें रोज थ्योरम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इंटीग्रेशन पे रोज थ्योरम अप्लाई होना चाहिए, और जो एक्सप्रेशन लिखा गया है वो एक्सप्रेशन खुद में एक परफेक्ट मतलब डिफरेंशिएशन लिखा है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन है, तो वो अगर हम एक फंक्शन लेते हैं hx और उसको ले लेते हैं हम fx इंटू एफ डबल डैश है ना, तो अपन ले लेते हैं f इंटू एफ डैश। ठीक है, तो h ऑफ अल्फा 0 होगा क्योंकि f अल्फा 0 है, h ऑफ बीटा भी 0 होगा क्योंकि f ऑफ बीटा भी 0 है, और एक और पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच का सपोज c था,
वो भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि रोज थ्योरम स्टेट करता है कि अगर एफ अल्फा और एफ बीटा जीरो थे तो एफ डैश भी बीच में कहीं ना कहीं जीरो हुआ होगा। मान लिया वो पॉइंट अगर सी है तो एच सी में एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा बीटा और सी ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? इसका मतलब हुआ एच एक्स के कम से कम 3 रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन के मिनिमम 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। ठीक, तो सी पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। सी पार्ट थोड़ा सा मतलब थ्योरेटिकल सा है और इस तरीके की कोई भी थ्योरी डेवलप की जा सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इट्स ओके, अदरवाइज बहुत सारा इसमें लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके की चीजें कम पूछी जाती है और पूछी जाए तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब आप देखो, आप इसमें ऐसा कुछ एज्यूम करो कि जी ए और जी बी अगर जीरो के बराबर है तो बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन जीरो हुआ होगा। और चूंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल चीज है तो उस जी डैश एक्स पे हम बात करें, अगर जी डैश बीच में कहीं पे जीरो था, ठीक है, मान लिया वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा क्रिएट हो रहा है। मैक्सिमा मिनिमा क्रिएट अगर करता है ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने की वजह से, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होने की वजह से जी डबल डैश सी को कैसा होना पड़ेगा? मैक्सिमा के लिए नेगेटिव होना पड़ेगा, या फिर मान लो जीरो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था आगे जाकर के वो कभी नेगेटिव साइन ले ले। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशंस में। ठीक, तो जी डैश सी आपका जीरो और जी डबल डैश सी अगर आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो है किसी पॉइंट पे, तो आप यहाँ पे चेक करो आपके पास सिचुएशन कैसी बन जाएगी। इसी चीज को अगर इस डेटा के साथ यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे आपने जीरो रख दिया और इसको नेगेटिव, तो ऐसे केस में आपका जी एक्स कैसा आ जाएगा, जी सी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि जी ए और जी बी खुद जीरो थे तो वहां पे मैक्सिमा बनना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका उस पॉइंट पे जी सी कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। आप सोचो जीरो से आप नीचे जाओगे तो हम मिनिमा बनेगा ना, वहां मैक्सिमा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ जी ए और जी बी दोनों जीरो थे लेकिन जी सी कहां चला गया? नीचे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि वहां पे मिनिमा नहीं आ सकता है और सॉरी मैक्सिमा नहीं आ सकता है, और इसीलिए ये एक्सप्रेशन का सिर्फ एक तरीका है कि यहाँ पे इक्वल टू जीरो रहे, और इक्वल टू जीरो रहेगा तो थ्रू आउट जी सी को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो ही होना पड़ेगा। मतलब वो मैक्सिमा या मिनिमा की जो बात हम कर रहे थे वो भी जीरो पे आएगी और फिर थ्रू आउट फंक्शन जीरो ही रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने अगर जाते हैं तो रेयरली सॉल्व होते हैं, बट बहुत ही बढ़िया ये बनाया गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो 2f डैश अपॉन f लिख दो इज इक्वल टू 3 इंटू एफ डैश 1 माइनस 3c अपॉन f 1 माइनस 3c प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c, ऐसा लिख दो। ठीक है, अब आप थोड़ा रिवर्स सोचने की कोशिश करो कि अगर ऐसा है, ठीक है, तो क्या हो रहा हो, कैसे आया होगा? तो आपको ये दिखा f डैश अपॉन f, मतलब क्या पता चला कि ये चीज कहां से आई होगी? ln f के डिफरेंशिएशन से। ठीक है, फिर यहां से देखो ये कैसे आया होगा? ये आया होगा आपके पास ln f 1 माइनस 3x के डिफरेंशिएशन से। ओके, माइनस माइनस है ना, और ये कैसे आया होगा? ये आया होगा आपके पास ln मतलब 1 माइनस 2x जैसा, तो ln 1 माइनस 2x, इसमें कुछ अच्छा 2 भी तो था, 2 भी यहाँ पे। ठीक है, तो ln 1 माइनस 2x और एक माइनस साइन और। ठीक, अब ln वगैरह अगर अपन हटाने की सोचें तो अपन कैसे लिख सकते हैं? ln f स्क्वायर। ठीक है, 2 ln f लिखो या ln f स्क्वायर, बात बराबर ही है, सबको एक साइड लेते आओ, तो इट विल क्रिएट f ऑफ 1 माइनस 3x इंटू f ऑफ 1 माइनस सॉरी इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 0 या फिर ऐसा कह लो कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर आप इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन करते तो ऐसी चीज कुछ जनरेट होती। मतलब अगर मैं फंक्शन को ये मान लूं, ln को तो हटा ही दो, ln तो हमारे इस तरीके से ब्रेक करने के लिए काम आ गया है। अगर मैं इस फंक्शन इस एक्सप्रेशन को यूज करूं, दैट मींस इफ आई यूज hx इज इक्वल टू f स्क्वायर x
इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 3x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, अगर इस रिजल्ट को यूज करो मैं hx के, तो उसके डिफरेंशिएशन से कहीं ऐसी टर्म बनाई जा सकती है। टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब इसीलिए कहा गया है कि रेयर लोगों से ही सॉल्व होगा, अगर ये फाइनल एग्जाम में भी आ जाता है आपके। ठीक है, बट इट्स ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। ठीक है, तो hx अगर आपका ये है तो आप hx अपॉन h डैश x, सॉरी h डैश x निकालने जाओ। ठीक है, h डैश x निकालने जाओगे तो आपके पास इसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग टर्म बन जाएंगी, और h डैश x अपॉन hx कर दो। ठीक है, आप क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व कर लो ये सब करने के पहले कि h ऑफ 1/3 आपका 0 है, h ऑफ 1/2 आपका 0 है। तो अगर h ऑफ 1/3 और 1/2 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और 1/3 के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन 0 हुआ होगा। तो हमने क्या किया, h डैश c एक तरीके से कहा कि h डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 1/2 से 1/3 से 1/2। ठीक है, तो h डैश c लिखें, और h डैश c डिवाइडेड बाई hc अगर आप करते हो तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस विल होल्ड ट्रू फॉर सम c बिलोंगिंग टू 1/3 से 1/2। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए पेपर 1 का सबसे अच्छा ऑप्शन कह लो या क्वेश्चन कह लो यही था। ऑप्शंस में भी ये दोनों अच्छे ऑप्शंस थे, ऑल्दो ये कुछ लोगों ने पहले देखा हुआ है क्वेश्चन, बट फिर भी ओवरऑल ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ये मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 4 प्लेयर्स के बारे में बताया गया है ना, 4 प्लेयर्स, सॉरी 12 प्लेयर्स हैं यार, 12 प्लेयर्स हैं और 6 पेयर्स से बनाने हैं। ठीक है, अब हमें कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ प्रियोरिटी वगैरह का चक्कर नहीं है कि फर्स्ट S1 जो है S2 से ज़्यादा अच्छा है या S1 S2 से खराब है ना, सब इक्वल स्किल्स के हैं, तो सबकी बराबर बराबर जीतने की प्रोबेबिलिटी है कोई भी मैच। अब कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट S1 इज एमंग द लूजर्स। ठीक है, तो ये आसान सा ऑप्शन है कि अगर S1 आपका हारना है, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करने वाले हो, आप 12 में से 6 लोगों को चूज करने वाले हो। ठीक है, कोई और तो मैटर है नहीं, बस अपन ये सीधा सीधा कहें कि 12 में से 6 लोगों को चूज करना है हमें जो विनिंग टीम बनाएंगे, और उसमें S1 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लूजिंग टीम है, लूजिंग 6 लोग हैं, उनमें से एक S1 तो फिक्स है, बाकी लोगों को चूज कर लो। तो बाकी लोग कितने बचे हुए हैं, बाकी लोग बचे हुए हैं 11, और उनमें से 5 लोगों को चूज कर लें। ठीक है, तो S1 तो पहले ही से था, 5 और लोगों को हमने चूज कर लिया जो भी हारेंगे, और अपॉन नीचे कर दें हम 12C6, क्योंकि हमारे पास टोटल तरीके कितने थे, 6 लोगों को चूज करने थे हारने वाले। तो हारने वाले लोगों को चूज करने का तरीका था 12C6, सीधा सीधा 12 में से 6 लोग हारेंगे और 6 लोगों को चूज कर लिया हमने। लेकिन हमें क्या चाहिए, S1 को हराना है, तो S1 को तो रखे और बाकी 11 में से 5 लोगों को चूज कर लिया, आपके पास पहले ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कर दिए। सेकेंड पार्ट का देखें अगर अपन, ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ S2 एंड S5 इज एमंग द लूजर्स। तो S2 और S5 में से कोई एक ही हारना चाहिए, एग्जैक्टली वन आउट ऑफ S2 एंड S5 इज एमंग द लूजर्स। तो S2 और S5 में से कोई एक हारे, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसके लिए सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 केसेस सोचने पड़ेंगे। एक केस ऐसा हो जाएगा ना, S2 और S5 जब सोचो आपस में ही मैच खेल रहे हो, ठीक है, तब तो श्योर है कि इनमें से एक जीतेगा और एक हारेगा। तो अगर ये दोनों आपस में मैच खेले तो ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई कि एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन अगर S2 S3 से खेल रहा है और S5 S6 से खेल रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि S2 भी हार जाए और S5 भी हार जाए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी। ठीक है, वहां पे ऑप्शनल हार भी हो भी सकते हैं, ये दोनों हारने वाली टीम में दोनों ही हार रहे हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो जब ये आपस में ही खेलेंगे तो पक्का है कि ये इवेंट जो उसने सेकंड ऑप्शन में कहा है, सेकंड पार्ट वाला जो स्टेटमेंट है, वो इवेंट तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो S2 और S5 अगर दोनों हैं हमारे पास एक टीम में, तो पहले तो इसकी बात कर लो कि S2 S5 को एक साथ रखने के प्रोबेबिलिटी क्या है। तो S2 S5 अगर एक साथ हैं तो आपका एक पेयर सेलेक्ट हो गया, बाकी आप कह लोगे कि आपके पास टोटल तरीके कितने होंगे, आपके पास अभी 10 लोग हैं
और 10 लोग बचे हुए हैं और उनमें से 5 पेयर्स बनाने हैं। तो 10 लोगों से 5 पेयर बनाने हैं, उसके मेथड क्या होगा? ठीक है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5, ठीक है, और सभी बराबर बराबर स्ट्रेंथ के हैं, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 5 और इनटू हमारे पास चूंकि इक्वल स्ट्रेंथ्स हैं इसलिए हमने 5 फैक्टोरियल और बना दिया, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। टोटल 12 लोग थे, उनमें से 2 के 6 पेयर्स बनाने थे, तो इट वाज लाइक 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 10 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, है ना, और इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 6, ओके। तो यहां पे 11 और 12 और यहां पे 12, सो इट इज 1/11। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई कि S2 और S5 एक साथ हो। तो जब ये साथ ना हो उस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब ये S2 अलग खेल रहा है किसी के साथ, S5 अलग खेल रहा है किसी के साथ, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/11 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 10/11, ठीक है। अब 1/11 वाला इवेंट अगर हुआ है, अगर 1/11 वाला इवेंट हुआ है तो इस केस में पक्का है कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा ही होगा। तो इसका इवेंट के कंप्लीशन में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/11 इंटू 1। अब दूसरे केस की बात करते हैं, इस वाले, इस केस में 10/11 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस केस के होने की। अब इस केस में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि S2 और S5 दोनों हार जाए। तो S2 के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/2, S5 के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो दैट मीन्स 1 - 1/4, ठीक है। तो ये प्लस ये, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ S3 एंड S5 आर अमंग द विनर्स, ठीक है। S3 और S5 दोनों ही विनर्स हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है कि जैसे यहां पे S2 एंड S5 था, वैसे ही इसको भी मान लो, ठीक है। तो देखो S3 और S5 अगर दोनों ही एक साथ ही मैच खेल लिया उन्होंने, तो पक्का है कि ये जो इवेंट कहा जा रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो S3 S5 ये 1/11 थी इनके एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे S2 S5 था वैसे S3 S5 होगा। और इनटू इस केस में इवेंट कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दोनों मैच नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी केसेस की अगर हम बात करें, मतलब 10/11 वाले केसेस की, तो उस समय हम क्या चाहते हैं? S3 भी जीत जाए अपना मैच और S5 भी जीत जाए, यही कहा है ना, ठीक है। तो S3 और S5 दोनों मैच जीत जाए, तो ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। S3 जीत जाए हाफ, S5 जीत जाए हाफ, इसलिए यहां पे कितना आ गया? दोनों जीतने के लिए 1/4, ठीक है। बढ़िया है क्वेश्चन। वैसे थर्ड पार्ट की बात तो कर ली हमने, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। S6 and S7 are not playing against each other. That is same as S2 and S5 are not playing against each other. That we have already counted and it has been 10/11, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप 9th 10th आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉपर्टी बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। यहां पे क्या कहा जा रहा है? x + y = 2 and x - y = 0। ये एक टेंजेंट एट वर्टेक्स और दूसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला दिया गया है, ठीक है। तो अपन ऐसे देखें, ये हो गई मान लीजिए एक्सिस, और टेंजेंट एट वर्टेक्स इज x + y = 2। ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, जिसपे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,1 विच इज वर्टेक्स। अब आपके पास दो चॉइसेस है, पैराबोला में भी इस तरीके का हो और पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि यहां टेंजेंट दी गई है 2x - y = 4। 2x - y = 4 मतलब 0, -4, ठीक है। और इसके बाद देखो इधर 2, 0 से पास करती हुई लाइन ऐसे जाएगी, तो ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जाएगी ना। तो अगर ये एक्सिस को इस तरीके से इधर साइड में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑफ कोर्स पैराबोला फिर इधर साइड का ही बनाया होगा हमने। तो ये टेंजेंट अगर रहेगा तो ऐसे जाकर के
पैराबोला इस साइड है और उसी साइड अंदर की साइड में एक्सिस के साथ किसी टेंजेंट का इंटरसेक्शन थोड़ी ना होगा। टेंजेंट का इंटरसेक्शन अगर होना है तो पैराबोला के आउटसाइड हो सकता है एक्सिस से, पैराबोला के इनसाइड में एक्सिस से इंटरसेक्शन थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो पैराबोला हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ बनेगा। नेक्स्ट, अब हम क्या यूज कर सकते हैं इस टेंजेंट की इक्वेशन के साथ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, मान लिया कुछ भी आए h, h आएगा। ये आपको बताया गया था ना कि जब आप टेंजेंट खींचते हो तो फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे लाई करता है, ये बताया गया था। तो ऐसे ही समझो, ये मान लो तुम्हारा x माइनस वाई पे फोकस है, x माइनस वाई पे फोकस है तो एज्यूम कर लिया उसको h, h और h, h से आपके पास टेंजेंट, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स था, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और टेंजेंट एक और जो लिखी गई है वो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों का अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो दिस कम्स आउट एज 2, 0। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह मत समझना, ठीक है, 2, 0। तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि फोकस से h, h से, ठीक है, जब हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होगा तो पॉइंट कौन सा आना चाहिए, 2, 0 वाला आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, इसलिए यहां पे देखो इसकी स्लोप कितनी हो गई, h माइनस 0 अपॉन h माइनस 2 और ये टेंजेंट इसकी स्लोप कितनी थी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 मतलब 2 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां से आपके पास h की वैल्यू निकल आएगी। h निकल आया तो आपका फोकस निकल आया और फोकस अगर निकल आया, वर्टेक्स आपको पता ही है, तो बीच की डिस्टेंस आपका किसका काम करती है, a का। ठीक है, a आ गया तो लेटेस्ट रेक्टम 4a हो जाएगा। फोकस आप मार्क कर ही चुके हो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करना होगा, उल्टे डायरेक्शन में a यूनिट्स पीछे चले जाना होगा, फिर तो हमारे स्टैंडर्ड आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 हमारा इसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। अब अपन स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप्स। तो पुराने पेपर्स के कंपैरिजन में कहूं तो इस बार इंटीजर टाइप्स थोड़े से कैलकुलेटिव दे रखे थे, है ना, पुराने पेपर्स के कंपैरिजन में केवल। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x और π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन x और माइनस 2π से 2π का x का इंटरवल दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है कि ये जो fx बनेगा उसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर्स या फिर कितने इंटीजर्स आएंगे। तो हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस x, ये आपका 0 से पाई और यहाँ पे ही 2π आपका एंड हो गया, 2π तक की बात की गई थी ना। ठीक है, फिर इधर देखें तो ये आपके पास -π और यहाँ -2π। ठीक है, ये लाइन x, ये लाइन x माइनस इट इज पाई माइनस 2π माइनस x और ये क्या है आपका -x है और ये क्या है आपका x प्लस 2π है। ठीक है, ये cos इनवर्स cos x के डिफरेंट इंटरवल्स में आ गया। साइन इनवर्स साइन x भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन x आपका कुछ इस तरीके का रहेगा, ये π/2 आपका खत्म। ठीक है, ये -π/2, फिर देखो π/2 से 3π/2, ये पाई रहा यहाँ 3π/2 और फिर 2π। इसी तरीके से इधर भी ज्यादा ही ऊपर नीचे। ठीक है, -π/2 से इधर चले आए और फिर इधर भी देख लें, -π तक पहुंच गए, -π से -3π/2 और यहां पे -2π। ठीक है बात। ये लाइन क्या थी, -π/2 से π/2 के बीच x, ये लाइन क्या थी, दिस वाज π माइनस x एंड हियर इट इज x माइनस 2π। ठीक है, इस साइड आते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये तो माइनस स्लोप है तो -x और -π। ओके, -π अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या। हाँ, इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये आपका कितना है, x प्लस 2π। ठीक है, ये आपके फंक्शंस आ गए अलग अलग इंटरवल्स में अगर देखा जाए। अब क्या करना है, हमें fx निकालना पड़ेगा। तो fx निकालते हैं, fx इज इक्वल टू, देखो अलग अलग इंटरवल्स के लिए मान लो तुम बात करते हो 0 से π/2 के बीच, है ना, जब x आपका 0 से π/2 के बीच है तो कुछ भी नहीं, क्या करना है आपको, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x
तो उस समय 0 से पाई बाई 2 के बीच यहां तो x था, रख दो, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन x, ये भी x था, तो पाई बाई 2 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। जब x आपका पाई बाई 2 से पाई के बीच है, ठीक है, मान लो पाई बाई 2 से पाई के बीच है, तो इस इंटरवल में देखो cos क्या बना रहा है, वो तो x ही बना रहा है, लेकिन साइन क्या बना रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच पाई माइनस एक्स, सो इट इज पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस एक्स, राइट। फिर आगे बढ़े, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच इधर क्या था, 2 पाई माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। और इधर देखते हैं, पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 वही चल रहा है, पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस एक्स, ठीक। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। x अगर आपका 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच है, ठीक है, x अगर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच है, तो ऐसे केस में क्या बनाएगा, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो यहां 2 पाई माइनस एक्स ही चल रहा है, और यहां पे देखें पाई बाई 2 माइनस, इस साइड में हमारे पास x माइनस 2 पाई था, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई आ गया, ठीक है। अब ये चारों क्या लिखे हैं, 4 क्वाड्रेटिक लिखे हैं, इन चारों क्वाड्रेटिक्स की आपको रेंज निकालनी है fx के लिए, ठीक है। तो जब आपका x यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो। सिमिलरली इसका इस इंटरवल के लिए, इसका इस इंटरवल के लिए, इसका इस इंटरवल के लिए, और सबका यूनियन हम कर दें, तो हमारे पास क्या आया, 0 से 2 पाई तक के सारे पॉसिबल रेंज पूरी आ गई कि नहीं, 0 से 2 पाई तक की सारी रेंज आ गई, है ना। अब उससे ज्यादा हमें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन कैसा होगा, 2 पाई में पीरियोडिक होगा ना, x जब 2 पाई आप चेंज करो, x की जगह x प्लस 2 पाई रख दो, तो फंक्शन तो 2 पाई में पीरियोडिक है, तो हमें माइनस 2 पाई से 2 पाई जाने की जरूरत है नहीं। हम इनफैक्ट क्या किए, 0 से 2 पाई तक ही गए, और इसके बेसिस पे हमने रेंज लिख दिया। वही रेंज तो फिर से रिपीट होगी उधर, ठीक है, 2 पाई इंटरवल पहले भी वही रेंज रिपीट होगी। तो अब आप यहां से आपने fx निकाल लिया है, हर एक क्वाड्रेटिक के लिए मिनिमम और मैक्सिमम निकालिए इन दीज इंटरवल्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, बट ठीक है, लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है, कहा जा रहा है कि दिस कैन टेक 2021, 2022, 2024, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है इनमें से ही कोई वैल्यूज लेगा, ठीक, ओके। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2020 टर्म्स का सम एक इवन इंटीजर हो, ठीक है, 2020 टर्म्स का सम एक इवन इंटीजर हो, ऐसा चाहिए। तो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसा कर सकते हो कि 2019 चीजें इवन हो और एक ऑड हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, ओवरऑल कैसा हो जाएगा, फिर ऑड हो जाएगा। तो आपको कैसा चाहिए, आपको चाहिए अगर ऑड चीजें हैं तो वो कितनी हो, 2 हो, 0 हो ऑड, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, ऐसा चाहिए आपको ऑड बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑड बनाने के लिए इवन बनाने के लिए आपको ऐसा चाहिए, ठीक है, 2 ऑड चीजें हो जाए तो दोनों का सम मिलके इवन हो गया, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ऑड चीजें अपन कितनी बना सकते हैं, या फिर इवन ही निकाल लो, कोई भी निकाल लो। बेसिकली ऐसा है कि अगर तुम ऑड निकालते हो, ठीक है, कि ऑड कैसे कैसे बनेगा, तो ऑड बनाने का मेथड क्या होगा, ऑड बनाने के लिए आप कह सकते हो कि एक टर्म आपने ऑड चूज कर ली, ठीक है भाई, F1, F2, F3 अप टू F20, इसको मैं मान के चल रहा हूं कि ये 2020 ब्लैंक स्पेसेस हैं, और कहीं पे भी मैं 2021, कहीं पे 22, कहीं पे 24 रख सकता हूं। तो 2020 C1 इस पोजीशन पे तो मैं पक्का क्या रखूंगा, जहां मुझे ऑड रखना है वहां मैं पक्का है कि 2021 को ही रख दूंगा। तो ये मान लो मैंने एक ब्लैंक पोजीशन चूज की और वहां पे मैंने ऑड नंबर रख दिया, फिर बाकी कहीं भी हम इवन नंबर्स रखते रहे, तो बाकी 2019 places, 2019 places are still remaining and we can put either 2022 और 2024, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हर प्लेस को भरने के दो तरीके, कितने प्लेसेस बचे हैं 2019, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप देखो, अगर आप 3 प्लेसेस रखते हो, 3 प्लेसेस पे ऑड रख दिया आपने, तो वही ऑड नंबर 21 वाला हर जगह प्लेस करोगे, और 2 रेज़ टू पावर कितना बचेगा 2017, और यही सिलसिला आपका आगे चलता रहेगा। तो अब आप देखो इस सीरीज का सम निकालना है आपको, कैसे निकलेगा ये, तो 1, 3, 5 ऐसे टर्म्स आएंगे,
C1 C3 C5 ऐसे करके। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज कि अगर आप 2 + 1 रेज टू पावर 20 करते तो आपके पास आता क्या, 20 लिखने की जगह लिख ले रहा हूं NC0 है ना, 2 रेज टू पावर, बल्कि सीधा ही लिख लो ना, 2 + ऐसा दिस टर्म -2 - 1 रेज टू पावर 20 अपॉन 2, यही होगा इसके बराबर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे सो दैट कि हमारे इवन वाले टर्म्स जो हैं, इवन सब्सक्रिप्ट्स वाले, वो कैंसिल आउट हो जाएं। तो ये तो आपके वो केसेस हो गए जबकि ऑड बन रहा था, है ना। आपको क्या चाहिए, इवन बनाना है। तो इवन बनाने के लिए कितने तरीके होंगे, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। और टोटल क्या होगा, टोटल का मतलब है कि 2020 ब्लैंक स्पेसेस हैं, उन पे तुम 21 22 24 कुछ भी रख दो, हर प्लेस को भरने के 3 ऑप्शंस। तो टोटल 3 रेज टू पावर 20 माइनस ये पूरी टर्म, यही आपके टोटल पॉसिबल फंक्शंस हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा जा रहा है, 3/2 tan स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा tan x प्लस 7/2 cot स्क्वायर y माइनस समथिंग, है ना। इस तरीके का एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके डिफरेंशिएशन से ये इनिशियल जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है dy dx के टर्म्स में, वो दूसरे के डिफरेंशिएशन से बना होगा, तभी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 3/2 tan स्क्वायर एक्स, इसके डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, इसके डिफरेंशिएशन से आएगा 3 tan x sec स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अल्फा tan x के डिफरेंशिएशन से अल्फा sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर और क्या आएगा, 7/2 cot स्क्वायर y है, इसके डिफरेंशिएशन से क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम बात करें तो 7/2 × 2 cot y माइनस कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, अब ये 7 और 3 के जो टर्म्स हमारे पास पहले एक्सप्रेशन में दे रखे हैं, उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या करना है। मतलब आपको 3/2 tan स्क्वायर एक्स के डिफरेंशिएशन से क्या टर्म बनानी थी, 3 tan x sec स्क्वायर एक्स, और ऊपर 3 tan x बना हुआ है। तो आप क्या करिए, 3 tan x sin स्क्वायर y तक बना हुआ है इनफैक्ट। ठीक है, 3 tan x sin स्क्वायर y। तो आपको क्या चाहिए, आप चाहते हो इसको 3 tan x sec स्क्वायर एक्स बनाना। तो देखो कैसे बन पाएगा, जब आप साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करोगे, तो आपने डिवाइड किया तो एक्सप्रेशन क्या आया, देखो 3 tan x। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया, पहले लिख लेते हैं हम पूरा टर्म, 3 tan x साइन स्क्वायर वाई है dy प्लस 4 cot y dy cot y sin स्क्वायर y। ठीक है, -7 sin स्क्वायर y dy। माइनस इधर देखो, माइनस आ रहा है आपके पास 4 tan x cos स्क्वायर x dy माइनस 7 cot y cos स्क्वायर x dy प्लस 5 cos स्क्वायर x dy। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने इस टर्म को देख करके क्लू लगाया कि हमें 3 के टर्म के कोफिशिएंट के तौर पे क्या चाहिए था, दूसरे वाले के डिफरेंशिएशन से क्या चाहिए हमें, 3 tan x sec स्क्वायर x। ठीक है, 3 tan x sec स्क्वायर x। तो कैसे आएगा, तो इसके लिए अपन देख सकते हैं sec स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर y तो हटाना ही है, और cos स्क्वायर x। और तो अगर हम इसको sin स्क्वायर y इंटू कॉस स्क्वायर x से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। उससे क्या बन रहा है, उससे बन जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर साफ tan अपॉन कॉस स्क्वायर। तो tan अपॉन कॉस स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, tan x इंटू सेक स्क्वायर x। यही चाहिए था आपको, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन जो है 3 tan x सेक स्क्वायर x, और आगे हमारे पास कितना है 3 tan x साइन स्क्वायर y है, और साथ में हमारे पास dx है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 3 tan x sec स्क्वायर x dx प्लस फिर आगे देखिए 4
इसको डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर वाई साफ हो गया, बाकी बचा कॉट वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी लिख दिया मैंने 4 कॉट वाई सेक स्क्वायर एक्स dx -7 साइन स्क्वायर साफ हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx -4। अब इसको डिवाइड करोगे कॉस स्क्वायर साफ हो जाएगा tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था क्या, tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dy था, ठीक है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स तो साफ, tan x और साइन स्क्वायर y ये चीजें बची रहेंगी। तो tan x ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, कोसेक स्क्वायर y dy -7 के तौर पे जो आना था वो भी अपना एडजस्ट हो चुका है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7/2 कॉट स्क्वायर वाई से आना था 7/2 कॉट वाई और इंटू 2 कॉट वाई और माइनस कोसेक स्क्वायर। तो आप देख सकते हो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर साफ और बाकी बचा कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई। तो 7 कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई और प्लस यहां पे देखें तो कॉस स्क्वायर साफ हो गया, बाकी बचा 5 कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। ये आपका टर्म 0 के बराबर है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप देखो क्या क्या देख सकते हो, जो रिक्वायर्ड टर्म्स है वो बन रही है। कैसे, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर करें तो कितना बनेगा, t, ये क्या लिखा हुआ है dt, तो 3/2 t स्क्वायर, मतलब tan x को t मान लिया तो ये क्या लिखा है 3/2 t dt, ठीक है, 3t dt इनफैक्ट, ठीक है। प्लस देखते हैं, अब इसमें y और x की टर्म दोनों है, इसको अभी रहने दिया। फिर यहां से देखो, यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास इसका इंटीग्रेशन -7 tan x, ठीक है। कौन सा टर्म रहने दिया है उसको मार्क कर लेते हैं, इसको भी रहने दिया है, ठीक है। फिर आगे देखो, इसको भी अभी रहने दिया। फिर आगे देखो क्योंकि यहाँ पे भी x y और dy दोनों थे, ठीक है, x और y दोनों चीजें प्रेजेंट थी इसलिए अभी छोड़ दिया है। कॉट y कोसेक स्क्वायर y, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कॉट y को t मान लोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर y उसका dt लिखा हुआ है, तो आपके पास प्लस 7/2 कॉट स्क्वायर y ऐसी कोई चीज थी, ठीक है। और प्लस 5 कोसेक स्क्वायर, तो इसको तो सीधा लिख दिया हमने -5 कॉट y, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कॉट माइनस कॉट y, यहाँ पे कॉट स्क्वायर y है ना, और tan x, ये पहले 4 टर्म्स बन चुके हैं। अब लास्ट वाली जो टर्म है आपके पास tan x इंटू कॉट वाई का मल्टीप्लीकेशन में कुछ गामा लिखा हुआ था, तो अब उसको देख सकते हो तुम यहां से। ये जो 2 टर्म्स हमारी बची रह गई, इनके बारे में अगर हम देखें एक बार तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये गामा के साथ में tan x इंटू कॉट वाई के डिफरेंशिएशन से बनना चाहिए था। tan x इंटू कॉट वाई के डिफरेंशिएशन से ये बनेगा क्या, ये दोनों को अगर क्लब कर देते हैं हम तो देख सकते हो +4 कॉट वाई सेक स्क्वायर माइनस tan x कोसेक स्क्वायर y dy, ठीक है। तो अब आप देखो tan x एज इट इज रख लो और cot y, और तो 4 tan x cot y, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया सीधा, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यहां पे लिखा हुआ है। तो +4 इज इक्वल टू 0 की जगह पे कोई कांस्टेंट लगाया, -5 cot y और ये 7/2 cot स्क्वायर y -7 tan x, ठीक है, और प्लस ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब यहां से आप कंपेयर कर सकते हो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज के लिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, 2 पॉलिनोमियल्स fx एंड gx आर गिवन बाय डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो पहले उनको लिख लिया, fx इज इक्वल टू बीटा आर एक्स की पावर आर, और सारे बीटा 1 ही है, ठीक है, ठीक है, सारे बीटा हमारे पास 1 ही है, ऐसा कहा गया ना बीटा, अच्छा 100 से 200 तक 1 है, सॉरी 100 से 200 तक बीटा 1 है। तो चलो बीटा के टर्म्स में लिखा, बीटा के टर्म्स में अगर हम देखें तो बीटा 0 x की पावर 0, ठीक है, प्लस बीटा 1 x की पावर 1, बीटा 2 x की पावर 2, है ना। और ऐसे ही करते करते कहां तक जाना है हमें, बीटा 100 x की पावर 100, और फिर वहां से आगे बढ़ते रहेंगे बीटा 200 x की पावर 200। ये आपका fx रहा। gx के बारे में बात करते हैं।
gx इज इक्वल टू कितना आएगा, gx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अल्फा 0 x की पावर 0, अल्फा 1 x की पावर 1, अल्फा 2 x स्क्वायर, और इधर फिर अल्फा 100 x 100 भी रहा होगा, और लास्ट टर्म तक जाते जाते अल्फा 200 x 200 बन जाएगा। ऑल्दो जब आप x की बात कर रहे हो तो सॉरी यहाँ पे देख रहे हो जब बीटा की बात कर रहे हो तो 100 से 200 तक ये सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 है। इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। फिर आगे देखते हैं क्या कहा गया, fx प्लस 1 इज इक्वल टू gx, fx प्लस 1 इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x का कोई भी एक्सप्रेशन डालें, ये दोनों x की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर है, मतलब कोफिशिएंट्स भी उनके बराबर रहे होंगे। अगर हर एक x के लिए दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके कोफिशिएंट्स भी बराबर रहे होंगे, दोनों को एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो fx प्लस 1 देखो कितना आएगा, fx प्लस 1 विल बी बीटा नॉट x नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस 1 की पावर 1 प्लस बीटा 2 x प्लस 1 की पावर 2। ठीक है, fx प्लस 1 मतलब x की जगह x प्लस 1 रख दें, प्लस इसी तरीके से बीटा 100 x प्लस 1 की पावर 100, और ऐसे बीटा 200 x प्लस 1 की पावर 200। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया fx प्लस 1, और आप ये कह रहे हो कि ये और ये दोनों के कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, जैसे जो x की पावर 100 का यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, 200 का जो कोफिशिएंट यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, ऐसा अपन कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिया गया है, ये आइडेंटिटी एक तरीके से बात की जा रही है, हर एक x के लिए ये दोनों एक्सप्रेशंस बराबर है, तो इनका मतलब कोफिशिएंट्स दोनों के बराबर रहे होंगे। अब इसमें से कहा क्या जा रहा है, समेशन ओवर अल्फा r निकालना है हमें, r तुम्हारा 100 से 200 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब अल्फा ये x की पावर 100, x की पावर 101, x की पावर 102 अप टू x की पावर 200 के कोफिशिएंट्स, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट हो गए अपन, हमने कहा कि x की पावर 200 के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। x की पावर 200 का इधर कोफिशिएंट कितना है, बीटा 200, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आएगा, x की पावर 200 सिर्फ यहीं से जनरेट हो पाएगी, और x की पावर 200 का इस केस में कोफिशिएंट कितना रहेगा, बीटा 200। सो इसलिए आप कह सकते हो कि अल्फा 200 इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा 200 इज इक्वल टू बीटा 200, एक ये बात होगी। फिर अपन आते हैं 199 के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो ऊपर तो अल्फा 199 है, लेकिन सेकंड वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो बीटा कहां से, मतलब 199 का कोफिशिएंट जनरेट होगा, एक तो इसमें जनरेट होगा कि नहीं, बीटा 200, ठीक है, बीटा 200 और इनटू 199 का आपको अगर कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 199 का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन से, तो चलो ये तो अलग हो गया, इसके कोफिशिएंट के तौर पे क्या आएगा 199 के, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे 200 c 199 यहां से निकलेगा, तो यहां से निकला आपके पास 200 c 199। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही टर्म नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले क्या रहा होगा, x प्लस 1 की पावर 199, यही रहा होगा x प्लस 1 की पावर 199। तो x प्लस 1 की पावर 199 और साथ में बीटा 199, तो x प्लस 1 की पावर 199 में क्या ही है कोफिशिएंट 199 का 1, और बीटा 199 पहले से यहां प्रेजेंट था, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ऐसा बन गया। ठीक है, ये अल्फा 199 का टर्म हुआ। फिर इसी तरीके से 198 की बात कर लेते हैं। अल्फा 198 x की पावर 198 का कोफिशिएंट, अब 198 यहां कैसे कैसे बनेगा, तो आप देखो बीटा 200 को एज इट इज रखा और इसके कोफिशिएंट में खोजा, इसके एक्सपेंशन में खोजा कि 198 का कोफिशिएंट क्या है, तो दैट इज 200 c 198। और कैसे बनेगा, तो इसके जस्ट पहले वाली चीज जो थी बीटा 199, उसके साथ में हमने लगा दिया, अगर उसके बीटा 199 के साथ होगा x प्लस 1 की पावर 199, तो x प्लस 1 की पावर 199 में 198 का कोफिशिएंट, तो दैट इज 199 c 198, प्लस साथ में देखिए एक और टर्म आपके पास बनेगी जब आप बीटा 198 की बात करोगे, बीटा 198 के साथ कोफिशिएंट के तौर पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये अब आपके पास अल्फा 200, अल्फा 199, अल्फा 198 ये सारे टर्म्स हो गए। अब इससे हम एक पैटर्न डेवलप कर लें कि क्या चीजें निकल करके आ रही हैं।
तो अगर आप देखो इसको तो आप क्या लिख सकते हो, ये तो 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले टर्म की बात करें, बीटा 200 आपका 1 है, 200C 199 अगर आप निकालते हो तो 1 इंटू 200C 199 आप एक तरीके से निकाल रहे हो, तो 200C 199, ठीक है। और बीटा तो सभी 1 ही है ना, तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, ये भी 1 ही लिखा हुआ है। इस 1 को हम ऐसे लिख लें अगर 199C 199 ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख लिया हमने 199 और C 199, 1 ही लिखना था लेकिन हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। और इसी तरीके से इसकी भी बात करें, इसको तो चलो 1 है, कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे जो भी पैटर्न डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन सभी का हमें क्या करना था, हमें सबका सम निकालना था, ठीक है। तो देखो इसका सम तो कितना बन गया, इसको हम क्लब करके लिख सकते हैं ना, 201, ठीक है, NCR -1 ऐसा ही है ना, तो N+1 CR ये हो जाएगा, मतलब 201 C 200 बन गया। ये वाला टर्म आपका कितना आ जाएगा, 201 C 200। आपको इसको भी उसी तरीके से लिखना है तो इसको भी लिख लो 201 C 201, ठीक है। यहां पे आपका 201 C 200, ठीक है। फिर आगे बढ़े अपन, इसका अगर बात करते हैं तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, यहां पे आपका 1 है, ये 200C 198 है, सो 200C 198 प्लस बीटा 199 कितना था, 1 ही था, सॉरी 1, और ये 199C 198 199C 198 और प्लस एक और लास्ट टर्म थी ये वाली टर्म कितनी थी, 198C 198। तो ये आपका सभी क्लब हो गए, ठीक है, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया था, 1 की लिखने की जगह पे ऐसा। तो अब फिर से वही चीज NCR -1 वाला क्लब करो, ठीक है। तो इन दोनों को क्लब करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को लास्ट के दो को क्लब किया तो 200C 198 और 200C 198 को इसके साथ क्लब करोगे तो कितना आएगा, 190 NCR -1 का सम करते हैं ना अपन, ठीक है। तो 200C 199 और यहां पे हमारे पास 199C 199 इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला हमारा एक टर्म बढ़ गया, और उसी तरीके से हम लास्ट वाले के लिए भी अगर देखेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म आ जाएगी, NCR है, उसके बाद की टर्म है, उसके बाद की टर्म है ना। तो सभी को जब हम क्लब करेंगे तो लोअर सबस्क्रिप्ट तो सेम रह जाएगा, कितना हो जाएगा 201C, और आगे देखें तो यहां पे 199, ठीक है। तो एक आया 200C 1C 201, यहाँ पे 200, वहां पे कितना आया 199, और इसी तरीके से हमें सबका सम करना है। तो सबका जब सम करोगे तो देखो क्या टर्म आ रही होगी, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास बेसिकली क्या करना है, 201C 201, ये आपका क्या था 200 वाला है, 199 वाले में क्या आएगा 201C 200, ठीक है। उसके बाद देखिए 198 वाले में क्या आएगा 201C 199, ठीक है। 197 वाले में क्या आता 201C 198, और ऐसे ही करते करते हम कहां पे पहुंच जाएंगे, पैटर्न अगर आइडेंटिफाई करें तो 201 तो ऊपर आएगा ही आएगा, 98 था तो 99, 99 था तो 200, 200 था तो 201। तो आपको कहां तक जाना है, आपको जाना है अल्फा 100 तक का सम करना है, 100 तक का ही है ना, अल्फा 100 तक का। तो अल्फा 100 में कितना आ जाएगा 101, कितना हो जाएगा सम, ठीक है। इसका हमें सम फाइंड आउट करना था, और इसके लिए आप अपन एक बार को देखें तो अगर आपके पास सारे कोफिशिएंट्स प्रेजेंट हैं 101 से लेके 201 तक के, ठीक है। तो अगर आपके पास यही सारे टर्म्स, फिर से मैं पलट करके लिख दूं, मतलब मैं ऐसा कर दूं कि इसको S मान लिया मैंने, ठीक है, सपोज ये S है, तो जो टर्म्स मिसिंग है, ठीक है, या फिर इनका अगर आप ऐसे लिखो, इसको आप लिख सकते हो ना 201C0, इसको लिख सकते हो 201C1, इसको लिख सकते हो 201C2, इसको लिख सकते हो 201C100, ठीक है। S और ये जो नया मैंने S अभी बोला ये दोनों बराबर ही होंगे,
और दोनों का एडिशन कितना आएगा 2s, और 2s विल बी इक्वल टू टोटल सम, सारे कोफिशिएंट्स का सम कितना हो जाता है 2 की पावर 201। तो s की वैल्यू यहां से आपके पास निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ओवरऑल। ठीक, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास -3 पाई से 3 पाई है ना, -3 पाई से 3 पाई और 1 प्लस cos x cos 2x, 1 प्लस cos x cos 2x और अप टू cos 20x इंटू 1 प्लस sin x प्लस sin 2x अप टू sin 20x इज इक्वल टू k पाई, ऐसा कुछ निकालना है ना, इसको पाई के टर्म से हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखो माइनस ए से ए लिखा हुआ है ना, ये है ना, माइनस ए से ए लिखा हुआ है, तो माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर लो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ये आपका i है ना, तो आप इस i को ऐसे भी लिख सकते हो 0 to a। ठीक है, 0 to a। ठीक, -3 पाई से 3 पाई की बात की गई है ना। ठीक है, हाँ 0 to a और उसके बाद fx प्लस, ठीक है, ये fx प्लस f ऑफ -x। तो fx आपके पास आपने ये पूरा लिख लिया, fx आपका cos 2x अप टू ये cos 20 और ये आपका पूरा fx रह गया है ना, प्लस आप लिख दो f ऑफ -x। तो f ऑफ -x का मतलब क्या है, x की जगह -x को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसका मतलब ये सब तो सेम रह जाएंगे, यहां माइनस माइनस आता जाएगा, है कि नहीं। x की जगह जब -x रखोगे तो माइनस sin x, यहां -x रखोगे यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें हमने ऐड कर दिया 1 प्लस cos x प्लस cos 2x है ना, अप टू cos 20x, ये एज इट इज रहे, और साथ में हमारे पास आया 1 माइनस sin x माइनस sin 2x है ना। ठीक है, माइनस sin 3x और ऐसे करते करते लास्ट में माइनस sin 20x ऐसा है ना। तो अब जब आप इसका एडिशन करोगे तो 0 से 3 पाई। ठीक, आपके पास ये वाली पूरी टर्म कॉमन है दोनों ही जगहों से, तो निकाल लिया कॉमन। 1 प्लस cos x प्लस cos 2x प्लस अप टू cos 20x। ठीक, फिर ब्रैकेट में देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनका एडिशन होगा। तो जब इनका एडिशन होगा तो देख सकते हो कि sin x sin 2x सब साफ होते जाएंगे, ये लेकिन 1 और 1 ऐड हो जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा 2 आपका, लिख सकते हैं ऐसा। तो पहले तो साइन की टर्म से फ्री हो गया। तो आगे के एक्सप्रेशंस क्या बन जाएंगे, 2 0 से 3 पाई, इसका इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन लिखते हैं तो x प्लस ये sin x और यहां से आ जाएगा sin 2x/2 और अप टू sin 20x अपॉन 20 है ना। 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई, 0 रखोगे तो भी साइन की सारी टर्म्स 0 हैं, 3 पाई रखोगे तो भी सब 0 हैं। ठीक है, तो आंसर कौन देगा, यही देगा। 2 इंटू यहां से कितना आया 3 पाई। ठीक है, और बाकी सारे टर्म्स तो क्या हो गए, 0 हो गए ना। तो 2 इंटू 3 पाई ये आपका i आ रहा है, सो i विल बी इक्वल टू, सॉरी ये 3 पाई था और एक 2 हमारा बाहर बचा हुआ है, तो हमारे पास 6 पाई आ गया। ठीक है, 2 एक हमारे पास इधर आया था, 0 से 3 पाई ये एक्सप्रेशन बचा था। उसके बाद हमने कहा कि 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स साइन 2x, इनमें आप रखोगे तो सब 0 होते जाएंगे, एक बार x आ जाएगा 2 इंटू 3 पाई, तो i विल बी इक्वल टू 6 पाई। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है, सो k विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी पूरे पेपर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, 6 की बात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है। a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड c सच दैट c इज इक्वल टू a क्रॉस c प्लस b। तो c इज इक्वल टू a क्रॉस c प्लस b, ये गिवन है। ठीक है, अब इतने अच्छे से भी नहीं कुछ गिवन है कि यहां से हम कुछ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ रिजल्ट खास निकाल पाए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2abc। तो abc के लिए स्टार्ट किया हमने कि abc का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, a डॉट b क्रॉस c, ऐसा ही कुछ। ठीक है,
हम इसको चाहे तो ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इस सी के एक्सप्रेशन को वहां पे यूज करने का कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी फॉर्मेट यूज किया। सी की जगह पे इसको रख दो, तो ये बन जा रहा है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बी क्रॉस सी लिखने की जगह ये पूरा लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्रॉस सी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है ऐसा। तो ए वेक्टर आपका एज इट इज है। अब इसका ओपन करो, ठीक है। तो बी क्रॉस बी तो चलो 0 हो गया, लेकिन यहां से टर्म बचेगी, क्या टर्म आएगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली। तो क्या होगा, ए बी डॉट सी, है ना, ए बी डॉट सी माइनस इधर से क्या आएगा, सी ए डॉट बी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो ये तो खैर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, बी डॉट सी, और बाकी क्या है, ए डॉट ए डॉट ए, तो ए स्क्वायर हो गया मतलब 1, माइनस फिर एक स्केलर बाहर निकाल लिया ए डॉट बी को, ठीक है, ए डॉट सी और आ गया अपना, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब फिर से सी को हम फिर से इसी में यूज करें, तो सी को जब हमने फिर से लिखा तो ये आपके पास आ जाएगा बी डॉट सी की जगह पे हमने इसका यूज किया, तो ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी, है ना, बी डॉट सी निकाल रहे हैं तो सी इंटू बी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो बी से डॉट प्रोडक्ट किया तो यहां पे बी स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, ये आपका बी डॉट सी हो गया, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी तो कुछ खास कर नहीं सकते, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, ए डॉट बी, ए डॉट सी और है, तो फिर से इसको ए से डॉट प्रोडक्ट किया तो ए सी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी और बचा रह गया, ठीक है। तो इसका क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है हमारा माइनस ए बी सी प्लस 1 और माइनस यहां से आपका कॉस थीटा, तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपका था बॉक्स ए बी सी, इसको भी इसी साइड लेते आओ, तो 2 बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहा मैंने, 2 बॉक्स ए बी सी इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा के हिसाब से अगर हम इसको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालें तो इट विल बी 1, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस समय पे होगा, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा ही है लेकिन एक ही एक्सप्रेशन को बार बार यूज करके बनाना पड़ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल कहा जाए तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ में रेट किया जाएगा, और क्वेश्चंस हम तो आपको मार्क कराते ही गए, जो भी क्वेश्चंस आपके टफ रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल काफी बढ़िया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना डिस्कशन एंड करते हैं पेपर 1 का, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं पेपर 2 के डिस्कशन के साथ।